यूजी फ्रीकिंग इतादोरी अब एक इमॉर्टल है एंड अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर भी बन गया है, जो कि शायद सुकुना एंड गोजो के पावर लेवल को भी बीट कर दे। वेल, अगर आप एक पत्थर के नीचे नहीं रह रहे तो आपको शायद पता होगा कि जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी खत्म होके उसका एक सीक्वल मांगा भी आ गया है एंड उस सीक्वल मांगा में हमें जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी खत्म होने के 68 इयर्स बाद की स्टोरी दिखाता है। अब जुजुत्सु काइसेन के एंड में हमें देखने को मिला था कि सुकुना एंड में हार जाता है एंड उसके बाद यूजी, मेगुमी, नोबाडा ये सब अपने नॉर्मल सॉर्सरी वाली काम करना जारी रखते हैं, लाइक कर्सेस को मारना है। नाउ सिंस ये सीक्वल मांगा जुजुत्सु काइसेन की कहानी खत्म होने के 68 इयर्स बाद की कहानी दिखाता है, तो बहुत लोगों को लगा था कि हम सबके बूढ़े वर्जन को देखेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि यूजी एज करना ही बंद कर देता है एंड अब उसे गोजो के जैसे ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर भी माना जाता है। अब इसमें दो चीजें नोटिस करने वाली है कि यूजी क्यों एज नहीं करता एंड हालांकि यूजी स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन उसे गोजो के लेवल का क्यों माना जा रहा है। पहले बात करते हैं कि क्यों यूजी एज नहीं करता। तो देखो, यूजी एज नहीं करता उसके ओरिजिन की वजह से। देखो, केंजाकू ब्रेन ट्रांसप्लांट के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है इवन इफ दैट बॉडी इज डेड, जैसे कि हमने गेतो के साथ होते हुए भी देखा है। और इसी टेक्निक से उसने यूजी के मॉम को मार के उसकी बॉडी को भी टेक ओवर कर लिया था ताकि वो जिन इतादोरी के साथ मिलके एक बच्चा पैदा कर सके। अब जिन इतादोरी ही क्यों, तो देखो, जब सुकुना अपने माँ के पेट में था तब वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक ट्विन ब्रदर भी था। लेकिन सैडली इस टाइम पे उसकी माँ भूखी थी, जिसके चलते सुकुना भी भूखा था और इसीलिए उसने अपने भूख मिटाने के लिए और सरवाइव करने के लिए इंस्टिंक्टिवली अपने ट्विन ब्रदर को खा लिया था। बट लकीली उसके सोल के कुछ हिस्से बच गए थे जो बाद में जाके जिन इतादोरी के रूप में रीइंकार्नेट होता है। तो बेसिकली जिन इतादोरी सुकुना के ट्विन का रीइंकार्नेशन था एंड जेजेके में ट्विन्स को एक सिंगल इंडिविजुअली माना जाता है, तो इनडायरेक्टली सुकुना के ट्विन ब्रदर का रीइंकार्नेशन भी सुकुना जैसे ही सेम सोल एंड जेनेटिक शेयर करता है। और क्योंकि केंजाकू को सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बनाना था, इसलिए उसने जिन इतादोरी की वाइफ का बॉडी लिया और जिन इतादोरी के साथ मिलकर यूजी को जन्म दिया। ऊपर से यूजी जब उसके पेट में था तब उसने कई सारे और एक्सपेरिमेंट भी किया था, लाइक उसने सुकुना के एक फिंगर को यूजी के साथ मर्ज कर दिया था ताकि वो एक प्रॉपर वेसल बन सके सुकुना के लिए। इसके अलावा भी उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बट वो बताया नहीं गया। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से यूजी पैदाइश से एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बचपन से ही उसका फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा था। अब वो कोई भी कास्ट ऑब्जेक्ट को खा के सर्वाइव कर सकता था, जिसके चलते वो आगे जाके सुकुना का परफेक्ट वेसल भी बनता है। लेकिन अभी भी यूजी नॉर्मली एज करता था। उसका एजिंग तब बंद हुआ या फिर ड्रास्टिकली स्लो हो गया जब उसने सुकुना को हराने के लिए बाकी के बचे हुए डेथ पेंटिंग वूम ब्रदर्स को खा लिया था, जो कि यूजी इसीलिए ही कर पाया था क्योंकि केंजाकू ने यूजी को एक परफेक्ट वेसल की तरह बनाया था। अदरवाइज कोई और सॉर्सरर अगर ये खाता तो वो स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट के पॉइजन से ही मर जाता। अब तुम सोच रहे होगे कि यूजी के डेथ पेंटिंग वूम ब्रदर्स को खाने से उसका एजिंग रोकने का क्या रिलेशन है। तो देखो, 150 साल पहले केंजाकू जब नोरितो कामो के बॉडी में था तब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक ऐसा सुपीरियर बीइंग बनाने के लिए जो ह्यूमन एंड कर्स स्पिरिट्स के मिक्सचर से बना हो। उसने इसके लिए एक औरत को फोर्सफुली 9 प्रेगनेंसीज से गुजारा, जिसके चलते 9 डेथ पेंटिंग कर्स रूम का जन्म हुआ। बेसिकली ह्यूमन एंड कर्स स्पिरिट के हाइब्रिड बच्चे का जन्म हुआ। इन डेथ पेंटिंग्स के 3 पेरेंट्स थे, वो औरत, एक कर्स स्पिरिट और कामो का डीएनए। सो बेसिकली इनके अंदर ह्यूमन एंड कर्स स्पिरिट दोनों का ही हिस्सा था। एंड सिंस इनके अंदर कामो यानी कि केंजाकू का डीएनए था, तो इना हुई यूजी इनका ब्रदर हुआ। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट केंजाकू ने बहुत नेस्टी चीजें किया है। एनीवेज, तो जब यूजी इन्हें खाता है तब यूजी के अंदर भी कर्स स्पिरिट का ब्लड आ जाता है, जिसके चलते अब वो ह्यूमन एंड कर्स का हाइब्रिड बन जाता है। इवन सोको ने भी बताया था कि यूजी इन्हें खाने के बाद एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह बनता जा रहा था, क्योंकि कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह यूजी भी कर्स स्पिरिट्स की पावर को अपने अंदर स्टोर कर सकता था। एंड हम सबको पता है कि कर्सेस का एजिंग नहीं होता, जिसके चलते शायद यूजी का भी एजिंग रुक गया है। एंड रिसेंटली गेगे ने यूजी का एक ड्राइंग रिवील किया है इस सीक्वल मांगा के टाइमलाइन से, जिसमें यूजी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है जैसे वो कलिंग गैंग पे टाइम पे दिख रहा था। तो इससे मेरा एक्सप्लेनेशन परफेक्टली सेंस बनाता है। अब बात करते हैं कि यूजी कैसे गोजो के बराबर की पावर लेवल हासिल किया। तो देखो, पहली बात तो यूजी सुकुना के साथ फाइट करते वक्त ही ऑलरेडी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर से भी आगे निकल गया था। उस टाइम तक उसने एक डिफरेंट कर्स टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन को अनलॉक कर लिया था, जिससे वो सुकुना तक को डैमेज कर दिया था। फिर उसने गोजो और नानामी की ब्लैक फ्लैश लैंड करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। इवन गोजो खुद मान चुका था कि वो ब्लैक फ्लैश को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लैंड करने का टाइमिंग रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब कि अगर कोई ब्लैक फ्लैश को लैंड करना चाहता है तो उसे अपनी ओपोनेंट की बॉडी को टच करने के बाद 1 मिलियन ऑफ अ सेकंड के अंदर अपनी कर्स्ड एनर्जी को रिलीज करना होता है। ये इतना फास्ट है कि ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इस अटैक को रैंडमली भी
लैंड नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ इंस्टिंक्टिवली ही लैंड किया जा सकता है। लेकिन यूजी सुकुना के साथ फाइट करते वक्त कंसेक्यूटिवली 8 ब्लैक फ्लैशेस को बैक टू बैक लैंड किया था, तो बेसिकली यूजी अपनी मर्जी से ब्लैक फ्लैशेस को यूज कर सकता था। ऊपर से यूजी किसी के सोल की एग्जैक्ट शेप, बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर को भी देख सकता था, जिससे वो डायरेक्टली अपने ओपोनेंट के सोल पे अटैक कर सकता था, जिससे एक तो उसके ओपोनेंट्स को बहुत ज्यादा चोट पहुंचता है सिंपली उनके बॉडी पे अटैक करने के मुकाबले। और इसका एक और फायदा भी था कि अगर किसी का सोल डैमेज होता है तो उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी सोल को हील करने के लिए अपने सोल की शेप, बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर को देखने आना चाहिए। बेसिकली उस इंसान को जो अपना सोल को हील करना चाहता है, उसे अपने सोल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कि बहुत ही रेयर एबिलिटी है। फिर यूजी सिंपल डोमेन भी सीख लिया था, जिससे वो जोगो, माहितो, हानामी जैसे किसी भी डिजास्टर लेवल कर्सेस की डोमेन एक्सपेंशन का जो सीओडी इफेक्ट होता है उससे बच सकता था। मतलब कि अगर कोई डोमेन एक्सपेंशन करता है उसके ओपोनेंट पे, तो डोमेन एक्सपेंशन करने वाला उस डोमेन के अंदर जो भी अटैक अपने ओपोनेंट पे करेगा वो लगना ही है। लेकिन सिंपल डोमेन टेक्निक से इन टाइप के अटैक से बचा जा सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो सिंपल डोमेन टेक्निक कितना पावरफुल है, क्योंकि अगर किसी के डोमेन एक्सपेंशन किसी के सिंपल डोमेन टेक्निक से पावरफुल होता है तो सिंपल डोमेन टेक्निक काम नहीं करता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, यूजी का सिंपल डोमेन किसी भी डिजास्टर लेवल कर्सेस की डोमेन एक्सपेंशन के सीओडी इफेक्ट को इजीली पूरी तरह से कैंसिल कर सकता है, जो कि हमें तब पता चलता है जब वो अपनी सिंपल डोमेन से सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को 1 मिनट तक सहन कर लिया था, जबकि सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की इक्वल है, जिस वजह से दोनों ने जब एक साथ डोमेन एक्सपेंशन किया था तब दोनों का ही डोमेन नॉलिफाई हो गया था। एंड आप सबको पता है कि सुकुना के पावर के साथ कोई भी डिजास्टर लेवल कर्सेस का हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। इनके अलावा उसने गोजो जैसे रिवर्स कर्स टेक्निक भी मास्टर कर लिया था, जिससे वो पल भर में अपनी लिम्स को रिजेनरेट कर सकता था और ऐसे अटैक्स को सर्वाइव कर सकता था जो नॉर्मली किसी को भी मार देगा। ऊपर से इस टेक्निक का जो एक ड्रॉबैक था कि इसमें बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी यूज होता है, वो भी यूजी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यूजी जब डेथ पेंटिंग वुम ब्रदर्स को खा लिया था तब उसके अंदर भी कर्स स्पिरिट का डीएनए भी आ जाता है, और कर्स स्पिरिट्स को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने के लिए ज्यादा कर्स एनर्जी भी नहीं लगता, इसलिए यूजी को भी इस टेक्निक को यूज करने के लिए ज्यादा कर्स एनर्जी यूज नहीं करना पड़ता। आई मीन वो खुद ही एक कर्स और ह्यूमन का हाइब्रिड बन गया है, तो ऐसा होना ही था। बाकी जैसे कि गोजो ने बताया था कि क्योंकि यूजी सुकुना का वेसल है, इसलिए सुकुना के सोल को लंबे टाइम तक होस्ट करने की वजह से उसके कर्स टेक्निक्स यूजी के बॉडी में प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से यूजी के मसल मेमोरी में बैठ जाएगा सुकुना की टेक्निक्स, जिससे आगे जाके यूजी भी सुकुना की कर्स टेक्निक्स को यूज कर सकता है। एंड कलिंग गैंग पे टाइम पे सुकुना के अगेंस्ट फाइट में यूजी ऐसा करता भी है। उसने सुकुना की प्राइमरी कर्स टेक्निक श्राइन को अपनी तरीके से यूज किया, जिससे वो सुकुना के तरह ही क्लीव एंड डिसमेंटल यूज कर सकता था। बट सुकुना जैसे दूर से ही अपनी डिसमेंटल अटैक से एक इनविजिबल स्लैश के द्वारा अपने ओपोनेंट के बॉडी में क्लीन कट लगा देता है, उसके बजाय यूजी अपनी डिसमेंटल से किसी के बॉडी के साथ साथ उसके सोल पे भी अटैक कर सकता है, जो कि उसके डिसमेंटल को और भी ज्यादा डेडली बनाता है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर सोल को हील करना टफ होता है। लेकिन इसके लिए यूजी अपनी बाउंडिंग वाव के द्वारा डिसमेंटल की लॉन्ग रेंज अटैक को सैक्रिफाइस करता है, जिससे उसे डिसमेंटल यूज करने के लिए फिजिकल टच करना पड़ता है। इसके अलावा आखिर में यूजी इसी श्राइन टेक्निक से अपना खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी बनाता है। ओवरऑल इन सब चीजों से मैं बताना चाहता हूँ कि यूजी जब सुकुना को मार देता है तब वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव था। हाँ, उसने जो सुकुना की कर्स टेक्निक्स यूज किया था या फिर जो ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक्स यूज किया था उन्हें मास्टर नहीं किया था, इसलिए वो उनके फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पाया था, बट उनके बिना भी यूजी इतना पावरफुल ऑलरेडी था। हालांकि यूजी अब भी सुकुना या फिर गोजो के लेवल पे नहीं था, लेकिन आगे जाके ऐसा पॉसिबल है कि यूजी सुकुना की सारी टेक्निक्स को जो अब उसके अंदर छप गया है उन सबको पूरी तरह से मास्टर कर लिया होगा, और उसके खुद के भी जितने कर्स टेक्निक्स थे उन्हें और भी ज्यादा इंप्रूव कर लिया होगा, या फिर कुछ नए टेक्निक्स भी सीख लिया होगा, जिससे वो सुकुना एंड गोजो के बराबर आ गया होगा या फिर उनको भी सरपास कर दिया होगा। एंड सिंस ये सीक्वल मांगा जेजेके की स्टोरी खत्म होने के 68 इयर्स बाद सेट है, इसलिए उसके पास बहुत सारा टाइम भी था ऐसा करने का। एंड यू नो यूजी का ऐसा करना शॉकिंग चीज भी नहीं होगा, क्योंकि गोजो ने खुद ने कहा था कि एक सॉर्सरर की 80% टैलेंट उसके जेनेटिक्स से आता है। एंड जैसे कि मैंने यूजी के ओरिजिन के बारे में कुछ देर पहले ही बताया था कि वो सुकुना के ट्विन ब्रदर के रीइंकार्नेशन का बेटा है। एंड जेजेके में ट्विंस को एक सिंगल इंडिविजुअल माना जाता है, तो इनडायरेक्टली सुकुना के ट्विन ब्रदर का रीइंकार्नेशन भी सुकुना जैसे ही सेम सोल एंड जेनेटिक्स शेयर करता है, जिसके चलते यूजी के पास भी सुकुना की जेनेटिक्स है। इन अदर वर्ड्स यूजी के पास भी सुकुना जैसे ही सेम पोटेंशियल है, तो यूजी ना सिर्फ सुकुना की पावर लेवल को मैच कर पाएगा बल्कि उसे सरपास भी कर पाएगा, और शायद इसीलिए ही यूजी को गोजो जैसे ही लेजेंड स्टेटस मिल रहा है सीक्वल मांगा में। ऑल इन सब का मतलब है यूजी अभी भी यंग है और अपने प्राइम में है, बट पिछले कुछ टाइम से वो जुजुत्सु काउंसिल से
छुप रहा है एंड लापता है। वो कहाँ पे है या फिर क्या कर रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन रिसेंटली अर्थ पे एक ऐसा खतरा आ गया है जिसके चलते जुजुत्सु काउंसिल फिर से यूजी को बहुत जोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे अब सिम्यूडियंस नेम का एक एलियन प्रजाति आ गए हैं। अभी अर्थ के लिए थ्रेट क्यों है? तो देखो, इन एलियंस के पास भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स की तरह कर्स्ड एनर्जी की पावर से और इनका किंग डाबूडा का पावर लेवल सुकुना के लेवल का माना जा रहा है। एंड सैडली अर्थ के पास इस टाइम पे यूजी के अलावा कोई और सॉर्सरर नहीं है जो सुकुना के लेवल को मैच कर सके, क्योंकि सुकुना के मरने के बाद जब गवर्नमेंट को कर्स स्पिरिट के एग्जिस्टेंस को पब्लिकली मानना पड़ा, तब उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला था कि ये स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में ही पैदा होते हैं, जिसके चलते सारे लोग टोक्यो से बहुत ज्यादा डर गए और वहां से मूव आउट करने लगे। अब क्योंकि कर्स स्पिरिट्स लोगों के नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर से बनते हैं, तो इसलिए मास फियर की वजह से सारी कर्स्ड एनर्जी टोक्यो के अराउंड ही कंसंट्रेट हो गई और जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी ज्यादातर कर्स्ड एनर्जी की लीकेज को सिर्फ टोक्यो में ही लिमिट कर दिया, जिसके चलते इवेंचुअली ये झूठ सच में बदल गया और 99% कर्स स्पिरिट्स अब सिर्फ टोक्यो में ही पैदा होते गए। और ताकि ये कर्स स्पिरिट्स टोक्यो से बाहर ना चले जाए, इसलिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने टोक्यो को घेर के एक बैरियर भी बना दिया जिससे टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। अब क्योंकि टोक्यो के बाहर ज्यादातर कर्स स्पिरिट्स नहीं रहते एंड ऑलमोस्ट पीसफुली माहौल रहता है, जिसके चलते जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ज्यादा कर्स स्पिरिट्स का सामना भी नहीं करना पड़ता। बस टाइम टू टाइम टोक्यो में घुस के कुछ वीक कर्स स्पिरिट्स को मारना होता है ताकि उनका तादाद ना बढ़ जाए। एंड दैट्स व्हाई पहले जैसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर का भी नीड नहीं रहता। अब किसी चीज का डिमांड ही नहीं है तो उसका सप्लाई कैसे होगा? तो इसी वजह से धीरे धीरे जापान के जुजुत्सु सॉर्सरर्स वीक होते गए एंड करंट टाइम पे जो सॉर्सरर्स है वो गोजो एंड यूजी के जेनरेशन के कंपैरिजन में बहुत वीक है। ऊपर से सिमुडियंस भी पहले तो एक साथ रहने की बात किए थे, लेकिन अब शायद जापान के साथ उनका वॉर भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये जितने भी एलियंस अर्थ पे आए हैं वो जिस प्लेनेट से आए हैं वहाँ इन लोगों को रूमेलियंस रेस से जाना जाता है। एंड रूमेलियंस रेस के जो गॉड्स है कालियंस, जिन्होंने उनके मुताबिक उनको कर्स एनर्जीज का पावर दिया था, वो सिमिलर है कर्स स्पिरिट्स से, क्योंकि जब भी कोई कर्स स्पिरिट्स मार रहा था तब उनके तीसरी आंख से आंसू गिर रहे थे और ये तभी होता है जब कालियंस मरते हैं, तो इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये कर्स स्पिरिट्स भी कालियंस है। अब देखो, मुझे पता नहीं है कि ये दोनों सेम है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि ये रूमेलियंस कर्स स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की एक की हो सकता है, क्योंकि रूमेलियंस जिस कालियंस की बात कर रहे थे वो उनके प्लेनेट में भी काइंड ऑफ कर्स स्पिरिट्स की तरह ही कैओस मचाते हैं। कालियंस फॉर सम रीजन रूमेलियन को छोड़ के उस प्लेनेट में दूसरे सभी रेस पे अटैक करते हैं, इसलिए वो रूमेलियंस को छोड़ के सभी रेस कालियंस से हेट ही करते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि रूमेलियंस के पास कुछ ऐसा यूनिक चीज हो जिसलिए वो कालियंस उन पे अटैक नहीं करते और शायद वो चीज कर्स स्पिरिट के साथ भी काम आए, क्योंकि देखो भले ही अब ज्यादातर कर्स स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में ही जन्म लेते हो, लेकिन फिर भी कर्स स्पिरिट्स है और जेजेके की दुनिया में हमेशा रहेंगे, तो उनको मारना सोल्यूशन नहीं है, शायद उनके साथ मिलके रहना सोल्यूशन है। एंड सिंस रूमेलियंस को कर्स स्पिरिट सिमिलर लग रहा है कालियंस के साथ, तो शायद वो लोग ही इस चीज में मदद कर सकते हैं, बट देन इट्स जस्ट माय थ्योरी। एनीवेज, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि सिंस कर्स स्पिरिट्स एंड कालियंस सिमिलर लग रहे थे एलियंस को, तो इसलिए वो लोग डिमांड करते हैं कि कर्स स्पिरिट्स को ना मारा जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन दो अब ऑलमोस्ट सारी कर्स स्पिरिट्स टोक्यो में ही जन्म लेते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ कुछ स्पिरिट्स को टाइम टू टाइम मारा ना जाए तो उनका तादाद बढ़ जाएंगे और वहाँ की कर्स स्पिरिट्स टोक्यो के बेरिया तोड़ के बाहर आ जाएंगे और पूरे जापान में कैओस मचा देंगे। अब ऐसा सिचुएशन में ऑब्वियसली एक वॉर होने का चांसेस है एलियंस एंड जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बीच, जिसके चलते डाबूडा जैसे सुकुना लेवल फाइटर से लड़ने के लिए यूजी को चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूजी कहाँ छुपा है और आखिर छुपी क्यों रहा है सॉर्सरर काउंसिल से? आई मीन जैसा भी सिचुएशन है कर्स स्पिरिट्स को कंट्रोल करने का, एक टाइम पे उसने ही तो हेल्प किया था ये सब बिल्ड करने में। वेल, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, मुझे लगता है कि यूजी सॉर्सरर काउंसिल से छुप रहा है क्योंकि वो डिप्रेस्ड है ये जानते हुए कि वो सबसे ज्यादा जिएगा और टाइम के साथ साथ बार बार अपने सारे लव्ड वंस को मरते हुए देखेगा, और इसी रीजन से वो अपनी ग्रैंडपा की लास्ट विश भी पूरा नहीं कर सकता, जिसके बारे में नोबाडा भी बात करती है। अब उसके सारे लव्ड वंस उसके पहले ही मर जाएगा तो वो कैसे ही उनसे घिरे हुए मरेगा? ऊपर से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी, लाइक कर्सेस को मारना, फिर कलिंग गेम खत्म होने के बाद उन बाकी ओजी सॉर्सरर से डील करना था जो किंजक उन्हें जगा दिया था, जैसे चैप्टर 5 का वो ओल्ड मैन। एंड इवन उसे टोक्यो में जो टाइम टू टाइम कर्सेस को मारने का जो रिचुअल था उसमें भी हिस्सा लेना पड़ता था। आखिर में उसे भी बिल्कुल अपने सेंसेस जैसे एक वेपन की तरह ट्रीट किया गया, सिंस आफ्टर गोजो ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव। और ध्यान रहे उसे उन सारी पॉलिटिक्स को भी झेलना पड़ा होगा जो सॉर्सरर होने के साथ आती है। इस सीक्वल मांगा के चैप्टर 1 में बताया गया था कि जापान पूरी गॉड डैम दुनिया के लिए सुपरनेचुरल एक्टिविटी का सेंटर बन चुका था। मतलब जापान को उसको कितनी बार यूज करनी पड़ी होगी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां वो आज है। ऑल इन ऑल सिंपल शब्दों में कहे तो यूजी के कंधों पर ऑलरेडी बहुत बोझ था, तो इट्स ओनली नेचुरल दैट ही वुड बी डिप्रेस्ड। आई मीन ऑब्वियसली नानामी ने ही कहा था कि सॉर्सरर बनना बहुत ही डिप्रेसिंग काम है और इसी डिप्रेसिंग काम
काम को कोई अगर पिछले 6 डिकेड से भी ज्यादा टाइम से करता आएगा तो ऑब्वियसली वो अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगा। एंड शायद इसीलिए वो अपने आप को सॉर्सरर्स की नजरों से हटा लिया, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहता तो उसके फिर से बहुत सारे कनेक्शंस बनते और शायद उन्हें भी उसके पहले ही मरते हुए देखना पड़ता। बाकी रही बात यूजी कहाँ पर छुपा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद टोक्यो के अंदर ही छुपा है। आई मीन अगर वो किसी और जगह छुपा होता तो सॉर्सरर्स को पता चल ही जाता। इसीलिए शायद वो टोक्यो के किसी ऐसे जगह पे छुपा है जहाँ सॉर्सरर्स अपने टाइम टू टाइम कर्सेस बनने की रिचुअल के लिए भी नहीं जाता हो, क्योंकि शायद वहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस रहते हो एंड माय बॉय यूजी इज फाइटिंग दोस कर्सेस अलोन। अदरवाइज ये सेंस नहीं बनाता कि ये लोग सिंपली टाइम टू टाइम कुछ वीक कर्सेस को मार के टोक्यो की बैरियर को मेंटेन कर रहे हैं। आई मीन टोक्यो में डेली बहुत सारे कर्सेस जन्म लेते हैं एंड ऐसे भी पॉसिबल है कि उन कर्सेस में बहुत सारे कर्सेस डिजास्टर डबे कर्सेस भी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे लोग टोक्यो से डरते हैं एंड कर्सेस जापान के लोगों की नेगेटिव इमोशन से ही बनते हैं। तो आई गेस जितने भी टाइम तक यूजी छुप रहा है वो शायद यहीं पे छुप के इतने टाइम तक अकेले हेवी लिफ्टिंग कर रहा था और सारे डिजास्टर क्लास कर्सेस को अकेला मार रहा था। बट अगेन इट्स जस्ट अ थ्योरी, शायद ऐसा ना भी हो। बाकी देखो अभी के लिए एलियंस एंड सॉर्सरर्स के बीच में कोई वॉर होने का नौबत तो नहीं आया है एंड अभी के लिए फाइनली एक डिसीजन निकला है कि एक 1v1 फाइट होगा डाबूरा एंड अर्थ के एक फाइटर के बीच, जिसमें जो जीतेगा उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। इसीलिए ही जुजुत्सु काउंसिल यूजी को ढूंढ रहे थे ताकि उसे अर्थ के फाइटर के रूप में भेजा जा सके, लेकिन क्योंकि यूजी नहीं मिला इसीलिए अर्थ की फेट अब यूका के हाथ में है, जो कि इस मांगा के 2 प्रोटैगनिस्ट में से एक है। अब जिनको पता नहीं मैं बता दूं, यूका यूता एंड माकी जेनिन की ग्रैंड चिल्ड्रन है, जिसके चलते उसके पास भी मेगुमी जैसे 10 शैडोज टेक्निक है जिससे वो माहुरागा को समन करता है, जो कि पहले से भी ज्यादा पावर्ड अप है। क्योंकि यूका ने अपनी बाउंडिंग वाव को इस्तेमाल किया था तो शायद उसने अपनी रिमेनिंग लाइफ स्पैन के लिए माहुरागा की पावर को और भी ज्यादा बूस्ट करने की वाव मांगी थी। आई मीन उसे भी पता था कि अगर डाबूरा सच में सुकुना लेवल है तो सिंपली उसे समन करके कुछ नहीं होगा। अब हालांकि यूका ने माहुरागा को टेम नहीं किया, बल्कि उसने मेगुमी जैसे ही माहुरागा को टेम करने की रिचुअल स्टार्ट किया था, जिससे माहुरागा बस समान हो जाएगा और ताकि माहुरागा डाबूरा से लड़ने से पहले यूका को ना मार दे, इसलिए वो अपनी शैडो में छुप जाती है। अब तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, सॉर्सरर काउंसिल ने यूका की डेथ बाउंडिंग वाव और माहुरागा को समन करने की एबिलिटी से भी ऊपर रखा था यूजी को, क्योंकि ये लोग यूजी को ही सबसे पहले अर्थ की फाइटर के रूप में भेजने का सोच रहे थे। तो वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन उसने सुकुना को मारने के बाद क्या क्या ही किया होगा कि सॉर्सरर काउंसिल उसको इतने हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। बाकी देखो मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक इस सीक्वल मांगा में सिर्फ माहुरागा एंड डाबूरा का फाइट स्टार्ट ही हुआ है, तो मुझे आगे का नहीं पता। बट मेरा गेस है कि शायद अब यूजी इन दोनों के फाइट के बीच में आएगा, cause मुझे नहीं लगता कि यूजी एक 16 ईयर ओल्ड ड्यूका को उसके होते हुए मरने देगा। लेकिन देखो आखिर में क्या होता है नहीं होता है वो तो न्यू चैप्टर आते ही पता चलेगा, और जैसे ही न्यू चैप्टर आएगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। टिल देन अगर आपको वन पंच मैन के सभी फाइनल फॉर्म्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कर दो।